नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग में, जहां इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें सरकार द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पेंशन को लेके जो भी फेरबदल चल रहा है, जो भी नियम बदले जा रहे हैं, उसके विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे आए अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। ये सरकार बेच बदल और पलट की सरकार है। बेचने में इसने गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी एयरलाइंस भी बेचकर पैदल है। मोदी जी 8,000 करोड़ का जहाज़ खुद के लिए लाते हैं, लेकिन भारत का मान सम्मान इंडियन एयरलाइंस बेच देते हैं। ये बेच, उसके बाद बदल में इनका क्या है? शहरों के नाम बदल दो, योजनाओं के नाम बदल दो, जिलों के नाम बदल दो, वाहनों के नाम बदल दो। इंदिरा जी ने जो बनाया उसे बदल दो, राजीव जी ने जो बनाया उसे बदल दो, और जो बनाया है नेहरू जी ने, भारत का मंदिर बनाने वाले नेहरू जी ने जो बनाया, पंडित जी के बनाई हुई योजनाओं का नाम बदलकर आप अपना नाम चस्पा कर देंगे और आप अमर हो जाएंगे। मैं मोदी जी, आप पंडित जी का नाखून भी नहीं बन सकते। दूसरी बात, पंडित जी के बनाए हुए नवरत्न को बेचकर भी आज भारत का खजाना खाली है। ये इस बात का चीख कर बताता है कि अगर काबिल आदमी ना हो तो बड़ी से बड़ी भी कुर्सी नाकाबिल साबित हो जाती है। आपने प्रधानमंत्री के पद को खालिस्तान जैसा कर दिया है कि आप सिर्फ भाषण वीर बन के रह गए, आप जवान वीर बन के रह गए, आप एक ऐसे वीर बन के रह गए जो लच्छेदार भाषण तो परोसता है, लेकिन जिसके कर्मों में ना आदर्श है, ना सत्यता है, ना सत्यापित करने की शक्ति है। आज सिर्फ बातों से आपने एक पथ बनाया है। अगर बातों से पथ बनते तो मन की बात से लाखों पथ अब तक बनकर मंजिल को पहुंच रहे होते। साहब, अग्निपथ जो बनाया है आपने, ये जुमलों का जलजला है। ये जुमलों के जलजले में आज देश जल रहा है। आप कब तक ऐसे करते रहेंगे? कल मेरी बिटिया संदीपनी ने एक नारा लिखा था कि जब से मोदी जी आए हैं आंसू ही आंसू लाए हैं। मुझे याद आता है पुलवामा, जब वर्दी में शहीद हो गए हमारे देश के लाल, कहाँ वादा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। RDX कौन लाया? मोदी जी। शाहजी, RDX कौन लाया हिंदुस्तान में? जब आपको यही नहीं पता चला तो सर कलम किसका करेंगे? उसके बाद आपने गब्बर सिंह टैक्स लगाया, व्यापारियों की गुल्लक चुरा ली, लाखों व्यापारी सड़क पर आकर अश्रुधारा में बह गए, आंसुओं का सैलाब आ गया। आपका मन तब भी नहीं पसीजा, क्योंकि आपके 56 इंच के सीने में ये 56 इंच का पत्थर जो आपने देश पर रखा है, उसमें काश 1 इंच का दिल भी होता तो धड़कता, मजबूरों के लिए, मजदूरों के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आपका दिल तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए धड़कता है। साहब, मेरी 2 आंखें, मेरे 2 लाल, मेरी 2 बाहें, उनको नुकसान ना हो जाए। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। अडानी दुनिया के अमीरों में आ रहा है, अंबानी दुनिया के अमीरों में आ रहा है, और भारत के लोग दुनिया की गरीबी के आखिरी फहरिस्त पर खड़े हैं। भुखमरी में हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए। ये सिर्फ मुमकिन था मोदी राज में। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और लेडी कॉलेज में कार्यरत हूँ। हमारा जो वर्क कल्चर है वो दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ साउथ सब इकट्ठे होकर एक हमने संगठन बना रखा है। तो उसके लिए कार्य करते हैं। जो भी उनकी सर्विसेज हैं उसके लिए अपनी सेवाएं, अगर उनका कोई ढंग से फॉलोअप नहीं हो रहा है तो उसके लिए अधिकारियों से आवाज़ उठाते हैं और उनको फॉलोअप कराते हैं। सर, जैसे कि देखा जाए कि जैसे 2019 में महामारी के आने से लॉकडाउन लग गया था, तो बहुत से शिक्षक जो हैं घर से ऑनलाइन क्लास चला रहे थे। तो ऑनलाइन क्लास के दौरान उनको भी बड़ी दिक्कत हुई और छात्रों को कोऑर्डिनेट करने में उनके साथ बड़ी दिक्कत हुई। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके फेडरेशन ने कोई काम किया या कोई पहल करी है? नहीं, फेडरेशन तो अभी हमारा दिल्ली में तो अभी जल्दी में ही हमने पिछले 18 तारीख को इसका वो किया है। इससे पहले हम लोग जो भी यूनियंस थी हम लोगों ने सपोर्ट किया है महामारी के लिए। तो हम सबकी सपोर्ट थी, चाहे जितने हमारे कर्मचारी थे, चाहे वो टीचर्स थे, हम सब ने मिलकर इस महामारी से मुकाबला किया है और काम किया है सबने महामारी में। ज़्यादातर ने तो 2-3 तो हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है वो हमारा पार्ट है, VPCI है, वल्लभ भाई पटेल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके कर्मचारियों ने काम किया है कोरोना में आके और अपनी सेवाएँ दी हैं। नहीं, दिल्ली के अलावा अलग स्टेट्स में जहाँ पे आप बता रहे हैं पहले से सक्रिय है आपकी फेडरेशन? नहीं, उसके लिए प्रेमचंद आप बताओ। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव।
तो सर जैसे कि मैंने सर से क्वेश्चन किया कि मतलब कोरोना महामारी में बहुत से शिक्षकों को, बहुत से छात्रों को दिक्कत हुई ऑनलाइन क्लास में। बहुत से छात्र ऐसे भी थे जिनके पास मतलब इतने मतलब उनका बजट नहीं था कि वो एक एंड्रॉयड मोबाइल ले लें और उसके बाद क्लास अटेंड करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी फेडरेशन ने क्या काम किया? कोरोना के काल में हमारे पूरे देश का एम्प्लॉइज़ जब प्राइवेट सेक्टर सड़क से नदारद हो गया था, तो तमाम सेक्टर में वो हेल्थ एम्प्लॉइज़ हो, हमारा शिक्षक हो या जो भी एम्प्लॉइज़ हो, उसने पूरे मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे देश में काम किया और हर आखिरी नागरिक तक उसको कैसे सुरक्षित किया जाए उसके लिए काम किया। और उसमें हमारा संगठन, उसमें काफ़ी लोग हमारे शहीद हुए हैं जिनका आज तक भी मामला लंबित है। तो सर आपकी मतलब और जैसे सरकार निजीकरण कर रही है, तो निजीकरण को लेकर हर क्षेत्र में निजीकरण कर रही है, हर सेक्टर में निजीकरण कर रही है, तो उसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं भविष्य में? हमारी योजना है कि सरकार को शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि गुजरात में बहुत पहले से जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर 5,000, 4,000, 8,000 में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रखने का एक ट्रेडिशन था, जिसको भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में लागू कर रहे हैं। और अभी ये ताज़ा उदाहरण मान लो इंडियन आर्मी में ये 4 साल का ये जो अग्निवीर है, ये असल में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कि कैसे मान लो आर्मी में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लाया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से देश का कर्मचारी नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करने की बात कर रहा था। तो देश में केवल कर्मचारियों में आर्मी पर्सन ऐसे थे जिनको सुनिश्चित पेंशन थी। उसके अलावा इवन पैरामिलिट्री जो बॉर्डर पर सबसे आगे खड़ी होती थी, उसको भी पुरानी पेंशन लागू नहीं थी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम असल में आर्मी में लाए हैं, जिसको लेकर पूरे देश में विक्षोभ है। वो लोग अभी इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाए हैं, जिसको इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन बताने का काम कर रहा है, जागरूक करने का काम कर रहा है कि असल में ये अग्निवीर ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है और आर्मी के बाद ये पैरामिलिट्री में आएगा, हर फील्ड में जो आएगा। और जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में 4 लेबर कोड आ रहे हैं, उसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। मतलब मोदी सरकार का मानना है कि परमानेंसी इदी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा संगठन जो है हमारा गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन है। गवर्नमेंट स्कूल जो दिल्ली में हैं वो 1068 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 60,000 टीचर हमारे साथ ही कार्यरत हैं। सबसे बड़ा विभाग दिल्ली का यही है, जिसका मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ। गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया, दिल्ली जल बोर्ड, ये ऑटोनोमस बॉडी में कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा और तमाम जितने दिल्ली के लगभग 23 विभाग हमारे इफ्सब में शामिल हैं। एम्प्लॉयमेंट की प्रायोरिटी हमारी ये है कि जितने हमारे जो पद जिस विभाग में पहले से ही आवंटित हैं, उन पदों पर नियुक्ति कराना। और अभी तक मैं आपको ये बताऊं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, आज तक मैंने एक पद भी उसमें से कटने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा करी कि 10 लाख नौकरियां 1.5 साल में दी जाएगी, तो उनका मोटिव क्या रहता है? क्या उन्होंने कहा कि ये क्या चुनावी स्टंट है या अभी ये? देखिए, ये राजनीतिक घोषणाएं मात्र हैं। अभी आप देख सकते हैं 2 दिन पहले की जो डेवलपमेंट हुई है अग्निपथ, ये इनकी मंशा को दर्शाता है, सरकार की मंशा को दर्शाता है। जो देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वो देश की जो और व्यवस्था है उनको क्या देखेंगे। माननीय हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पेंशन को ख़त्म किया। अब उसी प्रकार की झूठी लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी साहब हैं, जिन्होंने अग्निपथ जैसे ये करके रेलवे के पद ख़त्म करके अपनी मानसिकता को दर्शा दिया है। इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम हैं। मैं पहले ही बता दूं कि जो IPSEF है, इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन एम्प्लॉयज़ का जो बनाया है हमने, उसकी मैं दिल्ली की उपाध्यक्ष हूँ, तो वहाँ करती हूँ और अध्यापिका हूँ, लेक्चरर हूँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में। तो उस अनुसार मैम, आपका फेडरेशन
वर्करों को कहा जाए, मजदूरों को कहा जाए, किस तरह का हेल्प करता है? एकदम कम शब्दों में बताएंगे। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन, देखिए जब भी मानव का शोषण होता है, उसके हक अधिकारों को छीना जाता है, तब मानव क्या एकत्रित होना चाहता है। एकत्रित होता है तो संगठन बनाता है, क्योंकि संगठन उनका बनता है जहां समूह में लोगों पर अत्याचार हो रहा होता है या समूह में लोगों के हक अधिकारों का हनन होता है। मूल में हर मानव सम्मान चाहता है, सुविधा चाहता है, सुख चाहता है, और जो जिसका वो अधिकारी है उसे वो अधिकार चाहिए। जब नहीं मिलता उसके लिए संगठन होता है। संगठन की ताकत ये होती है कि एकत्रित होकर आज देश के यदि सारे सरकारी कर्मचारी पेन ड्रॉप स्ट्राइक कर दें तो खरबों तक का नुकसान हो सकता है। देश बंद हो जाएगा। देश का अर्थ ही क्या होता है? देश का अर्थ होता है देश में रहने वाले लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाए, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनको बेसिक नेसेसिटी जो उनकी रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ या छोटी हो कि जब तक देश का नागरिक जिंदा है उसे इस देश कोई कमी नहीं होने देगा। ऐसा ना हो कि कोरोना टाइम में हमने बहुत भयानक रूप देखा है, अचानक कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाएगी तो तहस नहस हो जाएगा। हर बार हर जगह जनमानस को ही कष्ट क्यों होगा? बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोई कष्ट नहीं होता। तो ये जो संग्रह की नीति है कि एक तरफ देश का पैसा बिल्कुल संग्रह कर लिया गया है और उन पदों को देखकर, संग्रह को देखकर जितने भी राजनेता वहाँ राल टपकाते हैं, और जो कर्मचारी उनका शोषण किया जाता है, जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आप देखिए देश का जो पूरा सुरक्षा दे रहा है, आज जो सरकारी कर्मचारी अपना 100% टैक्स जिसका जो बनता है वो देता है। 12 महीने काम करता है, 10 महीने की तनख्वाह लेता है, क्योंकि 2 महीना उसको टैक्स के रूप में दे दिया जाता है। सरकार उनसे चलती है। उसके बदले में सरकार जो है वो अधिकारियों को, कर्मचारियों को उनका हक नहीं देती, उनको न्याय नहीं मिलता, उनको सम्मान नहीं मिलता। यहाँ तक कि कईयों की तो फाइल्स दबा ली जाती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर इप्सेफ आया है। जो मैं दिल्ली की उपाध्यक्ष हूँ और दिल्ली के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके हक के लिए, अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम सब एकजुट हुए हैं। और भी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अमन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।